नारे लगाए गए थे, देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को, वो आप लोगों ने लगाए थे। हमने वही नारा लगाया जो भगत सिंह ने लगाया था, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लगाया था, जो बड़े बड़े महान महापुरुष ने लगाया था, वही नारा हमने लगाया। असम में क्या चल रहा है? आप असम से आते हो, असम में सीसीए लागू हो गया, एनआरसी लागू हो गया? वहाँ तो अभी भी प्रोटेस्ट हो रहा है क्योंकि वहाँ जो एनआरसी है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, वो लागू हो चुका है। इसलिए अब पब्लिक सोच रहा है अगर वो आ जाएगा तो वो कैसे हम लोग रह सकता है। कि शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट हुआ था वहाँ पे सरदार गए थे, वहाँ पे झूठा इल्ज़ाम उठा के सरदारों को वहाँ से हटा दिया गया, फिर जाके पब्लिक को हटा दिया गया, मार के भगा के तो चनच कर दिया। क्योंकि अमित शाह ने बताया था कि उस शाहीन बाग को शमशान घाट बना देना चाहिए, रातों रात प्लान किया था और सुबह होते ही उस शाहीन का ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿਜੇ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੱਕ ਨਾ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, 101 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਾ 144 ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 5 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਧਰਨਾ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਚੁਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ सीसीए ਤੇ एनआरसी लागू हो चुका है। साडा आसाम ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਨਸਰ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਕੌਣ ਗਿਆ ਸੀ। मोहम्मद अब्दुल्ला जी, पहले मेरा सवाल है कि आंदोलन कितने दिन वहाँ पे चला था? सबसे पहला मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला, मैं असम से आया हूँ, प्लस मैं दिल्ली शाहीन बाग में रहता हूँ और यहाँ की प्रदर्शन में आया, मैं यहाँ की किसानों के आंदोलन में आया साथ देने के लिए, सेवा के लिए, क्योंकि मैं भी एक किसान परिवार से हूँ। और सबसे बड़ी बात है, अभी यहाँ की जो किसान भाइयों को दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन सभी माताओं बहनों, इन सब किसानों को मेरा तरफ से बहुत लाख सलाम। और कि इन सब के जज्बा, इन सब की जुनून देख के बहुत बड़ी बात है। और अब बात कर रहा हूँ कि इससे पहले मैं शाहीन बाग में रहता था। शाहीन बाग में 101 दिन प्रोटेस्ट चला था। 15 दिसंबर 2019 से लेकर 2020 के 24 मार्च तक जारी था उस प्रोटेस्ट। फिर जाके उस प्रोटेस्ट को ख़त्म किया गया है जो कि कोरोना जैसा महामारी बीमारी के नाम के फैलाव से। तो अब शाहीन बाग की हम लोग उस शाहीन बाग में पूरा 101 दिन जारी था। अभी वहाँ भी हम सोच रहे हैं कि इस किसानों के ख़िलाफ़ जो प्रदर्शन हो रहा है, हम चाह रहे हैं कि अभी शाहीन बाग में भी लगा दे, लेकिन पुलिस की वजह से और सरकार की वजह से हम लोग नहीं लगा पा रहा है। और हमारी असम में अभी जो इससे पहले जो CA, NRC और NPR की जो काला कानून था, असम की बात करेंगे। मुझे एक और बात आपसे पूछनी थी कि जो वहाँ पे नारे लगाए गए थे, देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को, वो आप लोगों ने लगाए थे कि किसी और ने लगाए थे? नहीं, वो तो बिल्कुल हमने नहीं लगाएंगे, क्योंकि ना लगाया था, ना लगा रहा है, ना लगाएंगे। और वो तो बिल्कुल नहीं लगाया, क्योंकि देश में कितना भी गद्दारी क्यों ना हो जाए, हमें ये हक नहीं पड़ता कि हम किसी के खिलाफ आवाज़ उठा लें। बेशक नरेंद्र मोदी क्या कर रहा है उन्हें ख़ुद को पता नहीं है, लेकिन बेशक नरेंद्र मोदी हम सब की पिता है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, इस देश के प्रधान है, इस देश के राजा है। उन्हें जो बोलेंगे वही सुनना पड़ेगा। मगर अब उन्हें लोगों की इतना नुकसान कर रहा है, उन्हें ख़ुद को ये एहसास नहीं हो रहा है। मगर हमारा अंदर ये इंसानियत है कि हम अपने पिताओं के खिलाफ कभी ना बोलेंगे, हम अपने पिता को कभी बुरा ना बोलेंगे। इसलिए कभी हमने ये नारा ना लगाया, ना लगाएंगे। और सबसे किसने नारे लगाए, किसने थे? ये नारा किसी औरों ने लगाएंगे, होगा किसी RSS की आदमी ने। ये बात मुझे सही से नहीं पता, लेकिन लगाया किसी औरों ने होगा। लेकिन जो आंदोलन में, जो प्रदर्शन में जो आदमी थे, इनमें से एक भी बंदा ने ये नारा नहीं लगाएंगे, ये मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि हमने नारा लगाया बेशक, लेकिन हमने वही नारा लगाया जो भगत सिंह ने लगाया था, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लगाया था, जो बड़े बड़े महान महापुरुष ने लगाया था, वही नारा हमने लगाया। हमने देश की आज़ादी की नारा लगाया, हमने देश की
कभी विचार की नारा लगाया, हमने इनकलाब की नारा लगाया, लेकिन हमने कभी ये उल्टा सीधा नारा नहीं लगाया, क्योंकि हम नहीं चाहता कि हमारी वजह से किसी का नुकसान हो जाए। अभी शाहीन बाग में जैसे आपने बोला कि फिर प्रोटेस्ट करने को लोग वहाँ पे जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस जाने नहीं देना चाहती। कारण क्या है? पुलिस वहाँ पे लगी हुई है अभी भी। इसका मेन कारण है कि पुलिस तो सरकार की स्टाफ है, गवर्नमेंट की स्टाफ है, क्योंकि उसे गवर्नमेंट के ज़रिए सैलरी मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, वो तो अपनी ड्यूटी करेगा, या अपनी ड्यूटी निभाना उसे फ़र्ज़ बनता, चाहे वो बॉर्डर पुलिस हो या कहीं का भी पुलिस हो। सरकार जो बोलेगा पुलिस को वही सुनना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा। मगर ये डर पुलिस के अंदर ना है, ये डर है गवर्नमेंट के अंदर, सरकार के अंदर, क्योंकि सरकार नहीं चाहता कि पब्लिक सुख में रहे, और सरकार के अंदर ये डर है कि कहीं पब्लिक प्रोटेस्ट ना फिर से लगा दे, क्योंकि शाहीन बाग एक ऐसा शाहीन बाग बन गया था। इसी प्रोटेस्ट के दौरान पूरी दुनिया शाहीन बाग को जानने लगा। आज इस शाहीन बाग ने सरकार के अंदर, इस हुकूमत के अंदर खौफ पैदा कर दिया। जैसे कि माननीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, उनके अंदर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के अंदर अमित शाह, यूनियन होम मिनिस्टर, उन सब बीजेपी, उन सब भाजपा के लीडर, भारतीय जनता पार्टी के लीडर और आरएसएस के लीडर के अंदर खौफ पैदा कर दिया। इसलिए उस खौफ के दौरान वो डर रहा है कि फिर से प्रोटेस्ट ना लग जाए, इसीलिए वो पुलिस को अपनी ड्यूटी लगा दिया उस शाहीन बाग के नेशनल हाईवे में जहाँ प्रोटेस्ट चला था। तो अभी वो नहीं चाहता कि फिर से प्रोटेस्ट लग जाए। असम में क्या चल रहा है? आप असम से आते हो, असम में सीसीए लागू हो गया, एनआरसी लागू हो गया। ये मैं आपको कह रहा हूँ कि इससे पहला जो सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, एनआरसी नेशनल पॉपुलेशन, एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, नेशनल पॉपुलेशन ऑफ रजिस्टर, ये जो 3 काला कानून लाया माननीय नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री ने, देश की जो जनता है, जो इतनी पढ़ी लिखा जो ना है, उसके खिलाफ जो लाया, सबसे बड़ी बात है ये जनता के खिलाफ लाया, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि जनता सूखी रहे। तो इसके लिए पूरी हिंदुस्तान में, पंजाब में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, पूरी बिहार, बंगाल, पूरी दुनिया में ये प्रोटेस्ट हुआ था सीए, एनआरसी और एनपीआर की जो खिलाफ था। तो सबसे पहला हमारी आसाम में शुरुआत हुआ था। तो क्योंकि ये जो आसाम है, कह रहा है कि नरेंद्र मोदी कह रहा है कि ज़्यादातर बाहर से आया हुआ है, घुसपैठिया है, क्योंकि आसाम बांग्लादेश के बॉर्डर में है, कह रहा है कि बांग्लादेश से आया हुआ है। मगर आप आसाम की आबादी खुद आसाम की होने के बावजूद वो आज घुसपैठिया के नाम से उस जगह में है, क्योंकि ये है सब है नरेंद्र मोदी। और हमारे असम की जो नेता है, जो चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, वो भी है भाजपा की नेता है। तो ये कभी भाजपा जो एक ऐसा पक्ष है जो कभी किसी की आज़ादी नहीं चाहता है। वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं अभी सीसी को लेकर? वहाँ तो अभी भी प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि वहाँ जो एनआरसी है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, वो लागू हो चुका है। इसलिए अब पब्लिक सोच रहा है अगर वो आ जाएगा तो वो कैसे हम लोग रह सकता है। खुद इसी मुल्क की, इसी धरती की मालिक होने के बावजूद आज खुद को भगना पड़ेगा, खुद को एक घुसपैठे के नाम से रहना पड़ेगा। इसलिए पब्लिक ने अपनी खुद की जो मांग है, जो हक है, उस हक के कारण अपने खुद वहाँ प्रोटेस्ट लगाया। इससे पहले भी लगाया था, फिर से भी लगाया। इसलिए मुझे ये बात पता चल रहा है अपनी अंदर की इस प्रोटेस्ट के लिए पूरी इंडिया में ये प्रोटेस्ट फिर से लग सकता है सीए के खिलाफ। और सबसे बड़ी बात है यहाँ जो सिंगू बॉर्डर में जो प्रोटेस्ट हो रहा है पिछले 28 दिन से, तकरीबन 1 महीना होने वाला है, 24 नवंबर से जो प्रोटेस्ट यहाँ हो रहा है, किसानों की प्रोटेस्ट, इसमें भी लग सकता है। और सबसे बड़ी बात है, मैं भी एक किसान परिवार से हूँ, हमारे आसाम में भी बहुत सारे किसान हैं, क्योंकि अगर किसान नहीं उगलाएगा खाना तो पब्लिक कैसे खाएंगे। सबसे बड़ी बात, मैं नरेंद्र मोदी साहब आपको कह रहा हूँ कि आप हमारी दादा की उम्र के समान होंगे। मैं स्टूडेंट हूँ एक हिसाब से, लास्ट ईयर मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। तो हम लोग सभी इस हिंदुस्तान के अंदर सभी को रहने का हक है, क्योंकि शहीद भगत सिंह ने ये नारा लगाया था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और हिंदुस्तान के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में हम सब भाई। हमने कभी कोई महापुरुष ने, चाहे वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, मंगल पांडे हो, या शहीद भगत सिंह हो, या फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, किसी ने भेदभाव ना किया। लेकिन पहला नरेंद्र मोदी जो देश के 14th प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, अभी तक आपको प्रधानमंत्री बनने के लिए सिर्फ 6 साल हुआ, लेकिन आपने कितना कुछ किया। पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश आज़ाद हुआ था सन 1947 की 15 अगस्त में, 1947 15 अगस्त में देश आज़ाद हुआ था। महात्मा गांधी जी ने देश आज़ाद किया था, महात्मा गांधी जी है फादर ऑफ द नेशन। मगर कभी किसी ने इतना भेदभाव ना लाया। पहला प्रधानमंत्री आप हो जिसने इतना भेदभाव, इतनी नुकसान, इतनी खिलाफ आपने लाया
नोटबंदी, ताकि नोटबंदी से और पब्लिक को परेशान हुआ, देश में और गरीबी महसूस हुआ। आपने लाया CAA, आपने लाया NRC, NPR, आपने लाया कश्मीर में आपने धारा 370 का हटा दिया था। कश्मीर में आप आज खुलेआम वो उल्टा सीधा काम हो रहा। फिर आपने GST लाया, फिर आपने इतना कुछ लाया। आज आपने किसानों के खिलाफ आवाज़ अपने लेके आ गया। और सबसे बड़ी बात मैं ये भी आपको कह रहा हूँ कि चाहे वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, जिसने फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उसने अपनी जो राइट्स है उसमें कभी नहीं लगा कि हिंदू अलग है, सिख अलग है, मुस्लिम अलग है, ईसाई अलग है। उसने लिखा कि हर किसी के लिए राइट्स एक जैसा है। और हमें तो सबसे बड़ा ये बात है कि आज अगर सिख कौम ना होता तो ये भारत नहीं होता। चाहे वो गुरु गोविंद सिंह हो, गुरु तेग बहादुर हो, या गुरु फातेह सिंह, इतनी देश की आज़ादी के लिए मुगल से अपनी जान को शहादत किया, अपनी जान को शहीद किया। आज उसके लिए क्या ये सब किया था। आज मान लो देश आज़ाद होने के बाद शहीद भगत सिंह ने, करतार सिंह ने, खुदीराम बोस ने, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, हैं अशफाकुल्ला खान ने, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब है देश की आज़ादी। ये सब ने देश को आज़ाद किया। ये सब है फ्रीडम फाइटर्स। मेरे को सवाल है कि शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट हुआ था वहाँ पे सरदार गए थे वहाँ पे? हाँ बिल्कुल। फिर वो वापस आए थे क्या? वहाँ पे हुआ था जाके वो सारी बात क्या? वहाँ पे सबसे बड़ी बात है, हमारा शाहीन बाग में पूरी दिल लगा के सरदारों ने साथ दिया। जब भी हम लोग भी आया कि हम लोग भी साथ देने के लिए आया, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये है जन लड़ाई, ये है जन आंदोलन। ये कोई किसानों की आंदोलन था, अब ये हो गया जन आंदोलन। और सबसे ज़रूरी बात है, हम सब भाई है, हम सब एक दूसरों को साथ देना चाहिए। वहाँ पे भी सरदार ने अपनी जान लगा के वहाँ प्रोटेस्ट में खिदमत किया, मेहनत किया, अपना साथ दिया हर तरीक़ा के लिए, हर कामों के लिए। वहाँ का सबसे बड़ी बात है, सरदारों में हिम्मत है। ये बात मुग़ल के अंदर गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु नानक सिंह ने, गुरु तेग बहादुर सिंह ने, सब ने पैदा कर दिया था कि सरदारों के अंदर हिम्मत है। जितना भी चीज़ है उन सब सरदारी पूरा करता है। इसीलिए वो ये नहीं चाहता था कि देश में आज़ादी आ जाए, वो चाहता था कि देश में आज़ादी ना आए और पब्लिक के अंदर खौफ पैदा हो जाए। लेकिन सरदार रहेंगे तो ये खौफ पैदा नहीं कर पाएंगे। जब भी जाके सरदार के अंदर फैलाव उठाया, सरदार को भगाने का एक तरीका बनाया, फिर सरदारों के ऊपर जुल्म इल्ज़ाम उठा के, झूठा इल्ज़ाम उठा के सरदारों को वहाँ से हटा दिया गया। फिर जाके पब्लिक को हटा दिया गया, मार के भगा के, लट बजा के, फिर जाके पब्लिक की उस प्रदर्शन को एकदम तोच-नच कर दिया। क्योंकि अमित शाह ने बताया था कि उस शाहीन बाग को शमशान घाट बना देना चाहिए। रातों रात प्लान किया था और सुबह होते ही उस शाहीन बाग को पूरी शमशान घाट बना दिया था। इन सब के पीछे नरेंद्र मोदी, प्रदेश के प्रधानमंत्री, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, इन तीनों भाजपा लीडर की हाथ है। और ये बात भी मैं आप सबको बता दे रहा हूँ कैमरा के दौरान कि शाहीन बाग की उस प्रोटेस्ट के दौरान नई दिल्ली और ओल्ड दिल्ली के अंदर जाफराबाद, मुस्तफाबाद, श्रीरामपुर, चांदबाग, गोकुलपुरी, मौजपुर, इन यमुना पार्क की इतनी सारी इलाका में कपिल मिश्रा जैसा नरेंद्र मोदी के दोस्त है, वो भी भाजपा के लीडर है। इसने इंसानों के साथ इतनी जुल्म किया, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, खास करके मुस्लिमों के साथ। उसने नारा लगाया था जय श्री राम। नारा बोलो तो एक नारा, जय श्री राम कह के मुसलमानों को नंगा करके मारा, मुसलमानों को मार के कत्ल करके उसने नाला में, उसने गड्ढा में फेंक दिया गया। आज अभी तक मौजपुर की तरफ से, मौजपुर के इलाका से अभी भी लाश निकल रहे। उन माँ बहन, उन बाप भाई अपनी भाइयों को, जब अपने घर के परिवारों को, अपने घर के मेहमानों को, सदस्यों को जब उसने लाश देखा अपनी आंखों से, उन माँ बाप को कैसे बर्दाश्त होगा। इन सब के पीछे नरेंद्र मोदी की हाथ है। मगर उसने कभी ये नहीं बोला कि उसने कभी रुकाने के लिए कुछ नहीं बोला। उसने हमेशा फैलाव लाया, उसने हमेशा भेदभाव लाया, उसने हमेशा दुश्मनी लाया पब्लिक के अंदर। उस जाफराबाद की बात कर रहा हूँ मैं, 22 फरवरी में इतनी अच्छा प्रदर्शन हो रहा था। जैसे आपने सारी बातें बोली हैं भी क्या वहाँ पे हो रहा है मुसलमानों के साथ, लगता है कि जो सरकार है अभी केंद्र की सरकार इस धरने को हटा देगी?
मुझे तो ये नहीं लगता है कि ये केंद्र सरकार हटा सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है ना, हमारा जो सरदार जी है, हमारा जो पंजाबी भाई है, हमारा जो हरियाणा की भाई है, जो राजस्थान की भाई है, हमारा जो सबसे बड़ी बात है, मैं अपने हिसाब से कह सकता हूँ कि पूरी भारत की है, ख़ास करके हमारे जो सिख कौम की जो भाई है, इन भाई अगर मर भी जाएंगे फिर भी कभी अपने हार ना मानेंगे, क्योंकि बहुत हो चुका है। नरेंद्र मोदी ने देश के खिलाफ बहुत कुछ लाया, 3 तलाक लाया, उसने GST लाया, उसने काला कानून के खिलाफ CAA लाया, NRC लाया, NPR लाया, उसने देश के खिलाफ बहुत कुछ लाया, उसने नोटबंदी लाया, मगर हम सब चुप थे, खास करके हमारे इन पंजाबियों भाई चुप थे। मगर अब सब जग गया, अब सबको पता चल गया ये हिंदू मुस्लिम के डिवाइड करना चाहता है, और खुद अपनी जेब भर के अपनी अंबानी अडानी को बड़ा आदमी बना के, बाहर की जो अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्ति है बिल गेट्स, उसको जैसा बड़ा बनाना चाहता, पब्लिक को सड़कों में लाना चाहता है। अब हम सबको ये बात पता चल गया, इसलिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। और बेशक जब तक ये काला कानून जो कृषि कानून के साथ जो 3 काला कानून इसने लाया, जब तक ये कानून रद्द ना होंगे, इस प्रोटेस्ट कहीं भी इसने अपनी जान लगा दे, ये प्रोटेस्ट ख़त्म नहीं होगा। बस यही मैं कह रहा हूँ, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि हम इन पंजाबी भाई के अंदर पूरी भारत की पूरी दुनिया की हिम्मत है। जो ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇੰਟਰੋ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਜੋ ਹੈ ਕੇਸਿਕਨ ਉੱਥੇ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਉਠਾ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕੇਸਿਕਨ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਦਾ ਜੋ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।